वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। आखिर फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब समझेंगे। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी कि दोबारा से प्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। और आपको पता है जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म के मेंबर होते हैं वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होती हैं, 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन? अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड वन इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड लास्ट थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 घटनाएं होती हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे गैमीट बनते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो घटनाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल के अंदर मेल गैमीट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट चाहिए और फीमेल गैमीट चाहिए, और ये जो मेल और फीमेल गैमीट बन रहे हैं इन्हीं को हम किस इवेंट में रखेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखेंगे। अगर हम बात करें कि जो मेल गैमीट बन रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो प्रोसेस का नाम होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस किसके अंदर पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। अब मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा हमारा पॉलिन ग्रेन बनेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा हमारा पॉलिन ग्रेन बनेगा। मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा हमारा क्या बनेगा? इसके द्वारा हमारा फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा, जिसको हम लोग ओव्यूल बोलेंगे। जब इनमें दोनों फ्यूज़न होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल क्या करेंगे? मेल और फीमेल क्या हो जाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, दोनों मिल करके जाइगोट बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी डेवलपमेंट हो गए, जैसे कि फ्रूट का बनना, क्या फ्रूट का बनना, सीड का बनना, एंडोस्पर्म का बनना, ये सब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक की चर्चा करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक फ्लावर का, क्योंकि फ्लावर ही वो पार्ट होता है जो आपके रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कहने का मतलब फ्लावर ही होता है जो जिसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होते हैं? फ्लावर होते हैं। तो जल्दी से हम लोग फ्लावर के बारे में देख लेते हैं। अगर हम फ्लावर को क्रॉस सेक्शन कट करके देखें, जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, फ्लावर को ऊपर से हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन काटा, तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन काटने पर हमको इतने चीज़ दिखाई देंगे। बाबू, कितना चीज़ दिखाई देगा? ये देखिए आपके लिए एक सुंदर सा डायग्राम। ये गया नीचे यूं, ये यहाँ से कुछ आपको ऐसे निकला हुआ दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कलरफुल स्ट्रक्चर दिखेगा, और यहाँ पर छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे।
ये पूरा ग्रीन का कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक, अब देखिए जो फ्लावर होता है उसमें टोटल 4 वर्ल होते हैं। कितने वर्ल होते हैं? 4 वर्ल होते हैं। जो आपका पहला वर्ल होता है वो होता है कैलिक्स का। किसका? कैलिक्स का। ये है आपके ग्रीन कलर के होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? कैलिक्स। अच्छा, कैलिक्स की एक यूनिट जो होती है, पूरा जो वर्ल होता है, पूरा जो घेरा होता है उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स के एक वर्ल को सेपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सेपल बोला जाता है। ठीक, अब देखिए जो सेकेंड नंबर का वर्ल है, ये तो हो गया आपके फर्स्ट नंबर का वर्ल। जो सेकेंड नंबर का वर्ल होता है वो कलरफुल होता है। वो हम लोगों को जब अट्रैक्ट कर सकता है तो वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरोला। ये हो गया आपका कोरोला। और इसके एक यूनिट को मान लीजिए किसी में 5 कोरोला है। क्या है? 5 कोरोला है। इसके एक यूनिट को बोलेंगे पेटल। क्या बोलेंगे इसको? पेटल। तो सेपल के बाद पेटल, ये सेकेंड वर्ल हो गया। और थर्ड वर्ल होता है इसका, थर्ड वर्ल होता है ये एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। अच्छा भैया, एंड्रोसियम के 2 पार्ट, क्या क्या? एंड्रोसियम में ये जो आपको फर्टाइल पोर्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो ये फर्टाइल पोर्शन है, जो फर्टाइल पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर। और ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है, यानी कि जो अटैचमेंट कनेक्टिव दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। और यही एंथर और फिलामेंट दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? आपके स्टामेन बनाते हैं। एंड ग्रुप ऑफ स्टामेन, ये दोनों मिल करके स्टैमेन बनाते हैं। एंड ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। ढेर सारे क्या लग गए? स्टामेन। पूरा स्टामेन के वर्ल को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। ये आपका हो गया थर्ड वर्ल, तीसरा वर्ल हो गया। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथे वर्ल पे, जो कि होता है, ये देखिए ये टिप क्या है? ये कहलाता है स्टिग्मा। ये हो गया स्टिग्मा। ये सिलेंडर लाइक जो है ये है स्टाइल। और ये जो स्वेलन पोर्शन है इसको बोलते हैं क्या? ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिल करके बनाते हैं हमारे कार्पेल। क्या इसको बोलते हैं? कार्पेल। और ग्रुप ऑफ कार्पेल क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ कार्पेल जो होता है वो हमारा गाइनीसियम कहलाता है। अच्छा, गायनी शब्द लिया ही गया है फीमेल से, गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक, तो गाइनीसियम, गायनी, गायनोइसियम। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल। कार्पेल की यूनिट, कार्पेल के पूरे जो वर्ल होता है उसको बोलते हैं गाइनीसियम। गाइनीसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर गाइनीसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करेगी और एंड्रोसियम जो होगा वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करेगा। तो एंड्रोसियम और गाइनीसियम, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो 4 वर्ल बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला आपका क्या हो गया? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनीसियम। अब देखिए कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स के एक यूनिट को क्या बोलते रहे हैं? सेपल। कोरोला के यूनिट को क्या बोल रहे हैं? पेटल। एंड्रोसियम के यूनिट को क्या बोल रहे हैं? एंथर। गायनीसियम के यूनिट को क्या बोल रहे हैं? कार्पेल। ओके, अब देखिए कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये एसेसरी पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्शन में ये खाली हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे आपका जो कैलिक्स होता है वो चीज़ों को, यानी कि कोरोला को, कैलिक्स, कोरोला को और आपका गायनीसियम, एंड्रोसियम को क्या होता है? बांध के रखता है। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स क्या होता है आपका? कैलिक्स के बारे में लिखेंगे ये ग्रीन कलर का होता है। अगर ग्रीन कलर का होगा बाबू तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा, तो ये ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। कोरोला जनरली कैसा होता है? कलर्ड होते हैं।
ये अट्रैक्ट करते हैं। अभी बताएंगे अट्रैक्शन इनमें क्यों होता है। तो कोरोला जनरली कलर्ड होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैलिक्स और कोरोला एसेसरी पार्ट हो गए। एंड्रोसियम और गाइनीसियम क्या हो गए आपके, नेसेसरी पार्ट हो गए। अगर हम फर्टिलाइजेशन यानी कि हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंड्रोसियम और गाइनीसियम नेसेसरी पार्ट है। कौन से पार्ट है ये, नेसेसरी पार्ट हो गए। जिसमें एंड्रोसियम जो होता है वो आपका मेल स्ट्रक्चर होता है और गाइनीसियम जो होता है आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसके अंदर जब हमने क्रॉस सेक्शन काट दिया तो ओवरी के अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं इसको ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है ये गाइनीसियम का ही पार्ट होता है, जो कि गाइनीसियम के अंदर पाया जाता है। और इसी में डेवलपमेंट किसका होगा, फीमेल गैमीटोफाइट का होगा। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट देखेंगे किसका, सबसे पहले डेवलपमेंट हम देखेंगे एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट, यानी कि मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट। तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ही होता है, माइक्रोस्पोर का मतलब, माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। तो छोटा हमेशा कौन, मेल, बड़ा हमेशा कौन, फीमेल। तो जहाँ जहाँ फीमेल का नाम आएगा वहाँ वहाँ मेगा टर्म यूज होगा, और जहाँ जहाँ पर मेल का नाम आएगा, ठीक, दुबले पतले लोग, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, वहाँ पर नाम होगा किसका, माइक्रो का। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा जल्दी से रिकॉल कीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये किसके अंडर होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसके अंडर आएगा ये, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले घटनाएं हैं ये। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसी को, एक हमारा क्या होगा, माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, इसी से हमारा क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएंगे, हमारे एंथर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉरी, पॉलिन ग्रेन बनाएगा, पॉलिन ग्रेन बनाएगा। अब ये देखिए ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो एंथर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन द एंथर, क्योंकि एंथर जो होता है फर्टाइल पोर्शन होता है किसका, स्टामेन का। ओके, अब देखिए अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये देखिए सबसे पहले हम अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, ये ठीक है। अब यहाँ से कनेक्टिवा लगा होगा, ये स्वेलन पोर्शन है इसका कनेक्टिवा का, ये जाकर के थैलेमस से लगा होगा, ये थैलेमस से अटैच होगा, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये वाला क्या है इसका डिस्टल पार्ट है। ये है आपका एंथर, और ये हो गया इसका फिलामेंट। तो एंथर क्या है, एंथर डिस्टल पार्ट है एक आपके किसके, स्टामेन के। स्टामेन का अगर पूछा जाएगा कि डिस्टल पार्ट कौन सा होता है तो एंथर होता है, और जो फिलामेंट का बेस होता है जो थैलेमस से अटैच होता है वो आपका क्या होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। क्या होता है वो, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। अब जरा एंथर को हम कट करके देखें, क्या देखें, इसका क्रॉस सेक्शन देखें, क्या देखें, इसका क्रॉस सेक्शन देखें। अगर बाबू इसका हम क्रॉस सेक्शन आपको दिखाएं, क्या दिखाएं, क्रॉस सेक्शन इसका अगर हम दिखाएं तो क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा।
ये इसका फिलामेंट लगा हुआ है। अब हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन कट कर दिया। क्रॉस सेक्शन जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और बीच में ये जो आपका कनेक्टिवा गया है ना, ये जो आपके फिलामेंट गया है बीच में, ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कितना होल दिखाई दे रहा है, यानी कि कितने लोब दिखाई दे रहे हैं। तो एक लोब आपको ये दिखाई दे रहा है और एक लोब आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में भी आप अगर देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि एक सुरंग ये है, माने कि एक टनल ये होता है और एक टनल इसमें और होता है। एक टनल इसमें भी होता है, एक टनल इसमें भी होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये है, जब हमने क्रॉस सेक्शन को काट कर देखेंगे, क्रॉस सेक्शन को काट के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए कुछ जो है इस तरीके का दिखाई देगा। किस तरीके का, इस तरीके का दिखाई देगा। और प्रत्येक में यानी कि ये क्या हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, और इसमें दो आपका टनल होगा ऐसे, और दो टनल जो होगा आपको इस वाले में दिखाई देगा। ठीक है। तो दो टनल इसमें, दो टनल इसमें। पहले तो ये क्या हो गया, बाइलोब्ड, और एक लोब के अंदर दो हॉलो स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाईथीकस। क्या बोलते हैं इसको, डाईथीकस बोलते हैं। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ ये डाईथीकस भी होता है। क्या होता है, ये डाईथीकस होता है। ठीक है, डाईथीकस होता है। अब देखिए, अब इसमें टोटल कितने आपके होल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन बोलेंगे। ठीक है। और ये आपको जो लाइन दिख रही है ना, लाइन, यहाँ पर एक्चुअली ये लाइन ऐसे नहीं होती है, यहाँ पर ऐसे गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। जो किसी पॉलिन ग्रेन को हम किसी दिन आपको लाइव डाइसेक्शन दिखाएंगे, तो ये आपका पॉलिन ग्रेन है, यहाँ पर क्या होगा, गड्ढा होगा। जैसे ये है, हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे मोड़ दिया, तो ऐसे जो होगा यहाँ पर गड्ढे दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा, ये ग्रुप्स दिखाई देगा। ये ग्रुप्स जो होगा लाइन ऑफ डेहिसेंस होगा, यानी कि जब भी आपका एंथर फटेगा, पॉलिन ग्रेन बाहर निकलेगा, वो यहीं से निकलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। यानी कि जब भी ये फटेगा यहीं से फटेगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या है, ये एक तरीके का ग्रूव है। ठीक है, गड्ढा यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें, हमारा एंथर जो होता है वो क्या क्या हो सकता है, जो एंथर होता है, एंथर होता है बाबू, वो बाइलोब्ड, डाईथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। समझ में आया इतना, बाइलोब्ड, डाईथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं, कुछ फैमिली में, जैसे मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में कौन आता है, हिबिस्कस, गुड़हल में। ठीक है, मालवेसी फैमिली में ये मोनोथीकस कंडीशन होता है, डाईथीकस नहीं होता। यहाँ पर मोनोथीकस कंडीशन होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन काटने पर आपको एक ही चैम्बर दिखाई देगा, यानी कि टोटल 2 होल दिखाई देंगे। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाईस्पोरेंजिएट कंडीशन, बाईस्पोरेंजिएट कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है।
तो मालवेसी में मोनोथीकस होता है, माँ से मालवेसी याद रखिए, माँ से मालवेसी, माँ से मोनोथीकस। फिर हम आपको बताएंगे जब मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, माँ से ही मोनो एडल्फस कंडीशन, यानी कि माँ से मालवेसी, माँ से मोनोथीकस, माँ से मोनो एडल्फस कंडीशन। ठीक, मोनो एडल्फस कंडीशन हम लोग मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अब जरा देखते हैं इसके अंदर, यानी कि इसके एनाटॉमी की बात करते हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को काटें, ये देखिए ये एंथर था, ये एंथर है, इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन कट कर दिया। क्रॉस सेक्शन कट करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है, क्रॉस सेक्शन कट करने पर पहले कुछ ऐसे दिखाई देगा। सबसे ऊपर की जो स्किन होगी इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। इसमें ढेर सारा क्या भरा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी ये बच्चा है, छोटा है, यानी कि ये यंग एंथर है। क्या है ये, यंग एंथर है। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर की लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। और अंदर जितना भी मटेरियल टिश्यू भरा हुआ है ये आपका, ये क्या चीज़ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और अभी है ये यंग एंथर। ठीक है, ये क्या है, ये यंग एंथर है। अब देखिए जब ये यंग एंथर धीरे धीरे अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, जब इसकी मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी का मतलब कि ये धीरे धीरे पापा बनने लायक हो जाता है। पापा बनने लायक का मतलब कि धीरे धीरे इसकी एज बढ़ती है। तो होता क्या है, ये यंग एंथर, इसमें मैच्योरिटी आती है तो इसमें भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा। क्या होगा, इसमें भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, अपना पूरा एकदम शेप ले लेगा। ये देखिए, ठीक। अब ये ऊपर वाली लिनिंग क्या कहलाएगी, ये आपकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो कि पूरे में फैली होगी। ये देखिए इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मिस होता है इसके जस्ट नीचे जो होते हैं, इसके जस्ट नीचे जो होता है ऐसे कॉलमनार सेल्स पाई जाती हैं, कॉलमनार लाइक सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे पूरे में पाए जाएंगी और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ठीक, तो एपिडर्मिस के बाद कौन सी सेल का नंबर आ गया, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस। अब देखिए एंडोडर्मिस के बाद जो होता है 3 लेयर, 2 से 3 लेयर थिक वॉल जो होता है जिसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वो क्या कहलाएगा आपका, मिडिल लेयर। क्या कहलाएगा, मिडिल लेयर। ये देखिए आपका ये एक लेयर हो गया, एक लेयर। अब हम दूसरा लेयर बना रहे हैं, 2 से 3 लेयर। ये दूसरा लेयर, फिर जाकर के ये तीसरा लेयर। ठीक है, ये तीसरा लेयर, ये आपका कहलाएगा मिडिल लेयर। तो क्या क्या हो गया, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर। अब देखिए
यहाँ पर सबसे अंदर जो होगा वहाँ पर जो आपके सेल्स पाए जाएंगे इसका नाम होगा टैपिटम लेयर। क्या नाम होगा इसका? टैपिटम लेयर, टैपिटम। ठीक, तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपिटम। अब टैपिटम के अंदर जो होगा, टैपिटम के अंदर ढेर सारे ग्रुप ऑफ मास पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा? ग्रुप ऑफ मास पाया जाएगा जो कि होमोजीनस होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर मार्फोलॉजी का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको बाबू? स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। तो ये सबसे अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ये होमोजीनस पैच है। क्या है? होमोजीनस पैच है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू बोल रहे हैं। अब ये देखिए, ये कंडीशन जो हमने यहाँ पर दिखाया वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा और वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर दिखाया वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा। यानी कि ये देखिए आपका क्या है? टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि एंथर में कितने हमारे ग्रुप पाए जाते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के, तो 4 ग्रुप पाए जाते हैं। वो चारों कार्नर पे, एक इस कार्नर पे, एक इस कार्नर पे, एक इस कार्नर पे, एक इस कार्नर पे। ठीक है, और कितना लेयर होता है? ठीक है, कितना लेयर या कितना प्रोटेक्शन होता है इसका? तो एपिडर्मिस सबसे पहला लेयर हो गया। उसके बाद कौन सा लेयर पाया जाता है? एंडोडर्मिस पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? मिडिल लेयर पाया जाता है। एंड लास्ट वन लेयर इज कॉल्ड द टैपिटम लेयर। क्या बोलते हैं? टैपिटम लेयर। तो अगर हम बात करें, इधर वाला हम रफ कर दे रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि हमारा जो एंथर होता है उसको जब क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमको 4 लेयर दिखाई देता है। सबसे पहला लेयर जो होता है एपिडर्मिस लेयर होता है। अब एपिडर्मिस जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये खाली और खाली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा लेयर जो होता है वो एंडोडर्मिस का होता है। किसका होता है? वो एंडोडर्मिस का होता है। ये आपके कालुमनार यानी कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कालुमनार सेल्स होते हैं, कालुमनार लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये डेहिसेंस में मदद करते हैं। डेहिसेंस में मदद करने का मतलब कि ये जब फटेगा, क्या फटेगा? अच्छा देखिए कहाँ से फटेगा? ये जो आपका ग्रूव दिख रहा ना, यहीं से एंथर फटेगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, और लाइन ऑफ डेहिसेंस को ही क्रॉस सेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं इसको स्टोमियम। क्या बोल रहे हैं इसको? स्टोमियम। ठीक है, अब देखिए एंडोडर्मिस ये हो गया आपका स्टोमियम से फटेगा। तो एंडोडर्मिस कालुमनार सेल्स डेहिसेंस में मदद करता है। और अगर हम तीसरे लेयर की बात करें तो तीसरा लेयर है हमारा मिडल लेयर। कौन सा लेयर है? मिडल लेयर जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? फाइबर लाइक टिश्यू के बने होते हैं। फाइब्रस टिश्यू होता है 2 to 3 लेयर्ड। ये थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है। 2 से 3 लेयर पाया जाता है जो कि प्रोटेक्शन में मदद करता है। अच्छा अब देखिए ये फाइब्रस टिश्यू जो हो रहा है इसको सपोर्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ से रप्चर नहीं होगा। ये आपके फाइब्रस टिश्यू इस स्टोमियम वाले रीजन में फाइब्रस टिश्यू एब्सेंट होगा। क्या? फाइब्रस टिश्यू जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? यहाँ पर पाया जाता है स्पेशल टाइप की सेल जिसको बोलते हैं बुली फॉर्म सेल, और इसी को बोलते हैं हम लोग
मोटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर सेल। तो स्टोमियम में जहाँ से फटेगा ये, वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू नहीं पाया जाता है। अगर फाइब्रस टिश्यू होगा तो वो बहुत मजबूत होगा, जो कि उसको फटने नहीं देगा। इसीलिए वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू भगवान ने, नेचर ने नहीं बनाया। वहाँ पर बुली फॉर्म सेल और मोटर सेल्स पाई जाती हैं, जो कि आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा। तो ये मिडिल पोर्शन में फाइब्रस टिश्यू होता है, 2 से 3 लेयर थिक होता है। और अगर हम चौथे लेयर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसका नाम होता है टैपेटम लेयर। क्या? टैपेटम लेयर। अब देखिए, टैपेटम जो लेयर होता है उसमें आपके डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब जो होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी किस वजह से ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें डिवीज़न तो होता है, लेकिन बीच बीच में वॉल नहीं बनते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपका घर बन रहा है, क्या घर बन रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको आप रूम में नहीं भेज रहे हैं, एक हॉल में बैठा दिए, तो एक ही छत के नीचे ढेर सारे लोग हो जाएंगे बिना पार्टीशन के। इसी को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो डेंस साइटोप्लाज्म है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड इसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में होता है। ठीक है, टैपेटम। अब देखिए, टैपेटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या चीज़? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग बाद में पॉलन ग्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बोलेंगे। तो ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे सर्टोली सेल। क्या पढ़ाएंगे? सर्टोली सेल, जो कि हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? दोनों का फंक्शन सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में एनालॉग हैं। क्या चीज़? सर्टोली सेल। कोने में लिख लीजिए, सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये सर्टोली सेल एनिमल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जिस तरीके से टैपेटम जो है प्लांट के केस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके सर्टोली सेल एनिमल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि टैपेटम और सर्टोली सेल आपस में क्या हैं? तो ये एनालॉगस आर्गन हैं। एनालॉगस आर्गन वो होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट हो सकती है। तो बाबू, इसके लिए आप तैयार रहिए, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका कोई भी BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल रहा है। तो कौन कौन से लेयर हो गए जल्दी से बता दिए? एपिडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, मिडिल लेयर हो गया और टैपेटम हो गया। एपिडर्मिस आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंडोडर्मिस कॉलमनार सेल्स, लंबी सेल्स होती हैं। डेहिसेंस आपका डेहिसेंस में मदद करती हैं, जो कि आपके इसके बाद मिडिल लेयर फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, 2 से 3 लेयर, ये आपका थिक होता है। तो हमने बताया कि ये मिडिल लेयर जो फाइब्रस टिश्यू होता है, ये आपके स्टोमियम रीजन में एब्सेंट होता है। स्टोमियम वो रीजन होता है जहाँ से ये फटेगा। ये फाइब्रस टिश्यू एब्सेंट होता है। यहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको बुली फॉर्म सेल या मोटर सेल बोलते हैं, जो कि डेहिसेंस में मदद करेंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। हमने बताया आपको टैपेटम, जो कि डेंस साइटोप्लाज्म होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा, इसी को हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग बाद में क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बोलेंगे। हमने बताया कि एनिमल के केस में इसी तरीके का नरिशमेंट कौन देता है? सर्टोली सेल देता है एनिमल में। इसीलिए टैपेटम और सर्टोली सेल एक दूसरे को क्या है? एनालॉग है। क्या है? एनालॉग है। ये तो प्रोटेक्टिव 4 प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गया। अब हम